Agarwal Public Inter College, Vijayalakshmi Nagar, Sitapur, creates history again. Our intermediate topper, Venkatesh Maurya, got first rank in city and ninth rank in district. Our high school topper, Isra Azmi, got third rank in city. Our three students, Ankit Kumar Vishwakarma, Himanshu Mishra and Vikas Anand Gautam, got selected in central government job. Admission open for session 2023-2024. Our other institution is Shivam Agarwal Memorial Degree College, BA, BCom, DLEd, CCC and O level. So hurry up. नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर और आज बात करेंगे भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर पर हुए जानलेवा हमले की। 24 घंटे से भी ज़्यादा समय बीत चुका है और अभी तक चंद्रशेखर पर जानलेवा हमला किसने बोला, इसका पता यूपी पुलिस नहीं लगा पाई है। इसको लेकर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं, नेताओं में ज़बरदस्त उबाल है। पूरे उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि जगह जगह इसको लेकर विरोध प्रदर्शन हुए और ज्ञापन भी अधिकारियों को सौंपे गए। जब चंद्रशेखर हॉस्पिटल में भर्ती थे, उस दौरान बाहर भी भीम आर्मी के लोगों ने प्रदर्शन किया और हर कोई ये जानना चाह रहा है कि आखिर किस साजिश के तहत भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर पर जानलेवा हमला बोला गया। आपको बता दें कि 28 जून को शाम करीब 5 बजे वो अपने ही एक पार्टी के कार्यकर्ता की मां का जो निधन हो गया था, उनके घर से वापस लौट रहे थे अपनी कार से, तभी स्विफ्ट सवार 3 हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं, हवाई फायरिंग भी की और गालियां भी दी। शुक्र रहा कि गोली उनके बदन को छूती हुई जो छर्रा था वो निकल गया, जिससे वो चोट तो खाए लेकिन गंभीर रूप से घायल नहीं हो सके। हमलावर घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। पुलिस के अनुसार जिस वाहन पर सवार होकर हमलावर आए थे, उस वाहन को बरामद कर लिया गया है और 4 लोगों को सहारनपुर की पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ है और उनसे पूछताछ चल रही है। फिलहाल पुलिस की ओर से अभी मीडिया को कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसको लेकर कई राजनीतिक दलों ने भी निंदा की है और सरकार को भी घेरा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर सरकार को घेरा है और सरकार पर हमला भी बोला है चंद्रशेखर पर हुए जानलेवा हमले को लेकर। हालांकि जिस तरीके की उम्मीद जयंत चौधरी यानी रालोद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनसे सबसे ज़्यादा संपर्क में चंद्रशेखर थे, उनसे की जा रही थी, उस तरीके का उनके ट्वीट नहीं आया। उन्होंने स्वास्थ्य लाभ की कामना की, सरकार को अपने ट्वीट में कहीं भी नहीं घेरा। इसके दूरगामी परिणाम बताए जा रहे हैं। जयंत चौधरी को लेकर तमाम कयास भी लगाए जा रहे थे और उनके ट्वीट में कहीं न कहीं वो दिखाई भी दे रहे हैं। सभी जानते हैं कि जयंत चौधरी और चंद्रशेखर के बीच इस समय सबसे ज़्यादा पड़ती है, निभती है। ऐसे में जयंत चौधरी का यह ट्वीट सामान्य रूप से आना, कई राजनीतिक गलियारों में इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। एक और ट्वीट जिसकी उम्मीद थी कि बसपा प्रमुख मायावती, हालांकि उनसे 36 के आंकड़े चंद्रशेखर के हैं, फिर भी ऐसे मौके पर यह उम्मीद की जा रही थी कि मायावती का ट्वीट आएगा और कहीं न कहीं सरकार को इस घटना को लेकर वो घेरेंगी, लेकिन उनके द्वारा मौन साध रखा गया है। सभी जानते हैं कि भीम आर्मी के गठन के बाद चंद्रशेखर ने दलित वर्ग के युवाओं को अपनी ओर आकर्षित किया है। वो कहीं न कहीं बसपा प्रमुख मायावती का ही वोट बैंक माना जाता था, लिहाजा मायावती इस मामले पर कुछ भी नहीं बोली हैं और ये मायने इस बात को लेकर भी तमाम जो है मायने निकाले जा रहे हैं। इसके अलावा पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक, उन्होंने भी ट्वीट किया है और सरकार पर हमला बोला है, विचारों की लड़ाई बताई है और
इस तरीके की जो विचारों की लड़ाई में चंद्रशेखर पर हमला हुआ, उसको लेकर उन्होंने सीधे तौर पर सरकार को घेरा। भीम आर्मी के कार्यकर्ता हर जिलों में आज प्रदर्शन किए, ज्ञापन सौंपा और गिरफ्तारी की मांग की। जब भीम आर्मी के प्रमुख 24 घंटे बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए, उसके बाद उन्होंने भी आज मीडिया के माध्यम से सरकार पर हमला बोला, करारा प्रहार किया और ये दर्शाता है कि कहीं न कहीं सत्ता के प्रति उनकी नाराज़गी है। सुरक्षा को लेकर पहले दिन से ही कार्यकर्ता मांग कर रहे थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बावजूद चंद्रशेखर को यूपी पुलिस ने कोई सुरक्षा नहीं दी और उसके बाद ये घटना हुई। सभी जानते हैं कि सहारनपुर के देवबंद में ये घटना हुई। शुक्र रहा कि पहले दिन चंद्रशेखर ने सूझबूझ का परिचय दिया। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से वो अपील करते रहे बराबर कि शांति बनाए रखें। कार्यकर्ता उनके उद्वेलित हो रहे थे, आक्रोशित हो रहे थे, लेकिन उनको शांत करने का प्रयास स्वयं चंद्रशेखर ने घायला अवस्था में किया। जब वो एडमिट थे, ठीक से बोल नहीं पा रहे थे, उनका बीपी भी जो है नॉर्मल नहीं कहेंगे, उस दौरान चंद्रशेखर ने अपने कार्यकर्ताओं से अपील की कि शांति बनाए रखें, जिसके चलते पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शांति भी कायम रही इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद। चंद्रशेखर के बारे में सभी जानते हैं कि चंद्रशेखर आंदोलनकारी हैं और उस आंदोलन के जरिए उन्होंने आज अपनी एक पहचान समूचे देश में बनाई है। इस बीच उन्हें लंबे समय तक जेल में भी रहना पड़ा, लेकिन चंद्रशेखर ना डिगे ना हिले, अपने इरादों के भी पक्के माने जाते हैं। यही कारण है कि उनको चाहने वालों की एक फौज है और उस फौज में निरंतर इजाफा भी होता जा रहा है। अभी निकाय चुनाव में सबने देखा उनकी ताकत को भी। कई जगहों पर उन्होंने सभासद और चेयरमैन भी अपने बना लिए हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में, जिस मामले में चंद्रशेखर पर हमला हुआ, उस मामले की एफआईआर गंभीर धाराओं में दर्ज हुई है, लेकिन क्या असली जो हमलावर हैं वो पकड़े जाएंगे, उनका मकसद क्या था, ये पता चल सकेगा। फिलहाल चंद्रशेखर का कुशल क्षेम जानने के लिए जब वो हॉस्पिटल में भर्ती थे, तो उस दौरान समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल भी पहुंचा और इसके अलावा स्थानीय भाजपा के नेता भी वहां पहुंचे हुए थे। उनसे तीखे सवाल भी पत्रकारों ने किए और उसके बाद पहलवान साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया वो भी पहुंचे। तो पहले तो हम आपको पहलवानों ने वहां पहुंचकर क्या कुछ कहा वो सुना देते हैं। तो उसमें जातिवाद और ये चीजें ना जातिवाद का मुद्दा है। कोई अगर अच्छे काम के लिए आवाज उठा रहे तो वो समाज को सुधारने के लिए, ना कि वो किसी जातिवाद में घुसाने के लिए। तो जातिवाद ना करें। अभी अल्टीमेटली 12 घंटे की चुनौती दी गई है भीम आर्मी द्वारा कि 12 घंटे में कार्रवाई नहीं होगी, गिरफ्तारी नहीं होगी तो तमाम बड़ा धरना प्रदर्शन होगा। क्या कहेंगे, क्या कुछ कहेंगे बजरंग पुनिया जी? सुरक्षा को लेकर तमाम बड़े बड़े सवाल किए जा रहे हैं, सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं, क्या कहेंगे? आपने सुना क्या कुछ बोले पहलवान जो देखने गए हुए थे चंद्रशेखर को, जो जिला अस्पताल सहारनपुर में भर्ती थे। लेकिन अब हम आपको एक अहम जानकारी ये भी दे दें कि चंद्रशेखर के मामले को लेकर अमेठी से एक ट्वीट हुआ और उस ट्वीट को लेकर पुलिस हरकत में आई और उसके बाद उस युवक की गिरफ्तारी भी हुई। उसने अमर्यादित ट्वीट किया और इसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और उस युवक को एसपी के सामने पेश किया गया और जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। तो इस तरीके से 24 घंटे से ज़्यादा समय बीत चुका है, लेकिन चंद्रशेखर के मामले में ना तो अभी तक ये पता चल पाया है कि आखिर जो हमलावर थे उनका मकसद क्या था। जब चंद्रशेखर वापस लौट रहे थे तो उनकी गाड़ी को उनके भाई चला रहे थे। उनके पार्टी के अन्य कार्यकर्ता नेता भी उनकी गाड़ी में सवार थे। इस बीच कई गोलियां चलाई गईं। चंद्रशेखर के मुताबिक एक गोली तो उनके कान को छूती हुई निकल गई और दूसरी गोली के छर्रे उनके बदन में लगे। गाड़ी पर भी
गोलियों के निशान हैं। हमलावरों का पूरा इरादा था, लेकिन वो मकसद में कामयाब नहीं हो सके। सबसे अहम बात जो निकल करके आई, गोली के साथ गाली भी दी गई। जासूचक गाली थी जो काफ़ी कुछ इस हमले के कारण को दर्शाती है कि आखिर क्यों जासूचक गाली दी गई। फिलहाल पश्चिमी यूपी में चंद्रशेखर के मामले को लेकर हर कोई ये जानना चाह रहा है कि हकीकत क्या है, वो कौन लोग थे जिन्होंने गाली दी। गाड़ी बरामद हो गई, उस पर हरियाणा की नंबर प्लेट लगी हुई थी। स्विफ्ट कार बताई जा रही है जिससे हमला हुआ। आप देख भी सकते हैं, उसका सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस ने जारी किया है। जब चंद्रशेखर की गाड़ी आ रही होती है तभी 2 स्विफ्ट डिज़ायर कार आती हैं और एक बिल्कुल पीछे लगी हुई स्विफ्ट डिज़ायर कार है। इसी से हमला होना बताया जा रहा है। तो फिलहाल 24 घंटे का ये अपडेट है कि तमाम पार्टी के नेता कुशल क्षेम जानने के लिए अस्पताल पहुंचे हुए थे, चंद्रशेखर से मिलने के लिए। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल भी पहुंचा था, भाजपा के नेता भी पहुंचे हुए थे, पहलवान जो है साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया भी पहुंचे हुए थे। लेकिन जब अस्पताल से डिस्चार्ज हुए घर जाने के लिए चंद्रशेखर, तो उस दौरान चंद्रशेखर ने सरकार पर जो हमला बोला वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि सरकार के प्रति उनका गुस्सा है और उनका सीधा आरोप भी है। तो आप भी सुन लें चंद्रशेखर ने क्या कुछ कहा। मैं पहले से बेहतर फील कर रहा हूँ जी। तो इस तरह से मुझे बीपी मेरा बार बार जंप कर रहा था, मैम थोड़ा प्लीज स्टेबल हुआ है। जख्म जहाँ है उसमें काफ़ी पेन है, जलन, इसके लिए मेडिसिन लगातार जो है डॉक्टर्स ने दी है। ओरली भी जो है ड्रिप के साथ ओरली भी जो है खाने पीने लगा। उम्मीद है कि आने वाले 2-3 दिन में और अच्छा होगा। घटना के बारे में आप सबको जानकारी है, किस तरह से प्लान करके जो है सुबह 10 बजे से वो लोग घूमते रहे और जिस समय मैं वहाँ से निकल के पुल के नीचे आया, उन्होंने मेरी गाड़ी के साथ जो किया, हाथ लगा के जिस तरह से उन्होंने गोली चलाई। जो पहली गोली मेरे सर के पास से गई, दूसरी गोली मुझे लगी और तीसरी गोली जो है मेरे शीशे को तोड़ती हुई जो है, जिसका कांच भी जो है ना हमारे साथी को लगा। और फिर वो सामने जाके उन्होंने जो है गाड़ी रोक के, उनको लगा कि ये मर गया है, तो उन्होंने सामने से फायर किया जो मेरी गाड़ी के नंबर प्लेट पर है। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ये मन बना रखा था कि हत्या करने के बाद हमें सरेंडर कर देना है पुलिस के सामने, इसलिए उन्होंने हवाई फायर भी की। अचानक से ये सब चीज़ें हुई, मैं उसको समझ नहीं पाया। लेकिन ये सब चीज़ें उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की पोल खोलती। मैं तो फिर भी, मुझे लोग जानते हैं, लेकिन सोचे आम आदमी कैसा महसूस करता होगा उत्तर प्रदेश में, जहाँ इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं। मुख्यमंत्री जी से लगातार हमारे लोग आग्रह कर रहे हैं कि भाई कानून व्यवस्था में सुधार कीजिए, लेकिन कोई सुधार दिखाई नहीं दे रहा। ये पूरी घटना प्रायोजित है, इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं, सरकार के लोग भी हो सकते हैं, पुलिस के लोग भी हो सकते हैं। इसलिए इस घटना की अगर जांच होगी, क्योंकि मुझे अपना कुछ नहीं है, मेरे साथ साथ जो लोग गाड़ी में मौजूद थे उनमें से किसी की जान जा सकती है। तो मुझे इस बात का दुख है और भविष्य में किसी और के साथ, मैं तो अपनी पार्टी का हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन किसी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष साथ ऐसा ना हो और लोगों का कानून के प्रति विश्वास ना, इसके लिए ठोस कार्रवाई होनी जरूरी है। मैं मुजफ्फरनगर में था, मेरी गाड़ी पे 5 गाड़ियों पे मेरी हमला हुआ था। पुलिस का उस दिन का जो कार्यशैली थी, वो जो कार्रवाई की थी, उसी से अपराधियों के हौसले बढ़े कि कोई कार्रवाई तो होती नहीं है। तो ये बिना सत्ता के संरक्षण के नहीं हो सकता है। अब देखिए पुलिस कब उनको गिरफ्तार करती है और वो क्या कहते हैं, मुझे ये भी नहीं जानकारी, क्योंकि मैंने एक आदमी में से पहचाना है, मैंने उनको कभी पहले देखा भी नहीं है। मेरा किससे कोई विवाद भी नहीं है। मेरी एक ही लड़ाई, मैं अपने लोगों को उनके पैरों पर खड़ा करना चाहता हूँ, उनके अधिकारों की सुरक्षा करना चाहता हूँ, भारतीय संविधान को लागू कराना चाहता हूँ। मैं उनकी आवाज़ हूँ, वो हमारी आवाज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। वो पहले हमें रोक नहीं पाए, CBID इनकम टैक्स के जरिए हम पे आरोप लगा के हम बदनाम नहीं कर पाए, अब वो हमारी आवाज़ को गोली से बंद करना चाहते हैं। मैं गोली की भाषा को नहीं जानता हूँ, मैं वकील हूँ, इसलिए मैं संवैधानिक तरीके से अपनी लड़ाई को लड़ूंगा। और मेरा ये मानना है कि जब इसकी जाँच हो जाएगी सही, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, पता लग जाएगा इसमें कौन कौन सफ़ेद कॉलर वाले, खाकी कॉलर वाले, कौन कौन लोग शामिल हैं। क्योंकि मैंने कई बार
पुलिस को, डीजीपी साहब को, गृह मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को लेटर लिख के इन बातों के लिए अवगत कराया कि इस तरह की यहाँ स्थिति है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने 2 साल पहले लाइसेंस के लिए डाला, मेरा लाइसेंस आज तक वो नहीं। हम प्राइवेट, क्योंकि हम लोग जिम्मेदार लोग हैं, प्राइवेट वेपन्स रख नहीं सकते जो अलाउड नहीं है, और सरकारी आप हमें दोगे नहीं। सरकार जरूरत उन्हीं को है ना जिनको सुरक्षा का खतरा है। तो आपके सामने है सरकार ने क्या कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री जी तो सब एक शब्द भी नहीं बोल पाए। शायद मुख्यमंत्री इंतजार कर रहे थे कि कभी मर जाए तब मैं इसको श्रद्धांजलि दे दूँ कि भाई हमें दुख हुआ कि ये हो गया। तो अभी मैं मरने वाला नहीं, मेरे कंधे पे जिम्मेदारी है। मैं जैसे पहले जिया था अपनी बात को जिम्मेदार रखते, ऐसे ही आगे अपनी बात को रखूँगा। मुझे अपने लोगों को, अपने महापुरुषों बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब का अधूरा सपना पूरा करना। अभी मैं मरूंगा नहीं। और कल की घटना से जो लाखों करोड़ों माँ बहनों का आशीर्वाद मुझे मिलता है, नौजवानों का, बड़ों का प्यार जो मुझे मिलता है आशीर्वाद, उसके कारण मैं आज आपके बीच में, वरना उन्होंने तो पूरे हत्या का इंतजाम किया। उम्मीद है पुलिस अच्छी कार्रवाई करेगी, जेन्युइन लोग गिरफ्तार करेगी और वो बताएगी कि ऐसा क्या कारण था कि उन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। लेकिन इससे स्पष्ट होता है कि लापरवाही में, कानून व्यवस्था में उत्तर प्रदेश सरकार फेल है। और अगर मुख्यमंत्री वास्तविकता में उनके अंदर सोचने समझने का वो भाव है, तो उनको, अगर वो उनकी कानून सरकार में कानून व्यवस्था फेल है, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। बीजेपी की सरकार है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की, तो कोई और सरकार चला ले, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तो सरकार नहीं चल रही। अतीक अशरफ का मामला हो, संजीव जीवा का मामला, और अब ये खुलेआम जो गोलियां चल रही है, ये स्पष्ट करती है कि अपराधियों के हौसले बड़े बुलंद हैं। आज मेरे साथ है, कल किसी और के साथ हो। मैं नहीं चाहता कोई माँ अपना बेटा खो दे। मैंने तो अपना पूरा जीवन ही समाज के नाम समर्पित किया है। तो मेरा ये मानना है कि कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। अपराधियों को संरक्षण नहीं देना चाहिए। ये ढेठ कहाँ से आया लोगों में, इसके पीछे कौन है, इसकी पूरी जानकारी मुझे उम्मीद है पुलिस हमारे सामने रखेगी। हो सकता है बहन जी कहीं व्यस्त हो या उनके लिए कोई बहुत छोटी घटना हो, इसलिए उन्होंने इसको इग्नोर कर दिया। लेकिन मुख्यमंत्री जी के कंधों पे पूरे प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है। उनका ना बोलना स्पष्ट करता है कहीं ना कहीं उनका अपराधियों को संरक्षण है, और उनको पता है अगर वो बोलेंगे तो फिर कार्रवाई होगी। वो नहीं चाहते कार्रवाई। अभी भी 24 घंटे जा रहा हूँ, गिरफ्तारी नहीं हुई। अभी मगर मुझे पता है कुछ दिन पहले जो है ना, एक कुत्ता हमारे एक सीनियर अधिकारी का मिल गया था आसपास, कुछ ही घंटों बरामद हुआ मेरठ कमिश्नरी का। तो आप समझिए कि दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक समुदाय के जो नेता हैं उनकी क्या हालात है। इतना बड़ा हमला होने पर भी कोई चर्चा नहीं हो रही। मुख्यमंत्री और सरकार जवाब देने को राजी नहीं। स्पष्ट है सत्ता को, सबका संरक्षण। अब तो मीडिया से बात करते भी लोग डरने लगे। मैं तो नहीं डरता, तभी तो मैं आपसे खुले में बात कर रहा हूँ कि कब मीडिया के भेजना कोई गोली चला दे, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर तो बिल्कुल जीरो हो चुका है। सत्ता के नेताओं के चौकों पे दम तोड़ चुकी कानून व्यवस्था। निर्दोष जेल जाए, अपराधी मुक्त घूमे, ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है। विपक्ष के लोगों को डराना, उनको गोली चलाना, उनको ब्लैकमेल करना, ये भाजपा सरकार की रणनीति राजनीति है। महंगाई, बेरोजगारी, हिस्सेदारी पे बात करोगे, कानून व्यवस्था बात करोगे तो कोई बात करने को राजी नहीं है। उल्टे खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाली स्थिति आप पे आरोप लगाने लग जाएंगे। GS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। D Farm, B Farm, PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। स्टडीवेल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, सीतापुर। स्टडीवेल पब्लिक स्कूल, विजय लक्ष्मी नगर। स्टडीवेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लखीमपुर रोड, सीतापुर। Affiliated to CBSE Board, New Delhi. World class infrastructure, NCC for boys and girls. Blessed by Honorary President of India and Governor of UP. State of the art labs, school cinema, ultra modern teaching support, digital classrooms. Studywell Group presents ITI and Pharmacy College. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।